हेलो एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। वेलकम टू रैंकर्स गुरुकुल एंड दिस इज राधिका गुप्ता। आशा करूंगी आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। कैसे हो भाई सारे? एक बार जल्दी जल्दी से बता दो। ऑडियो वीडियो सभी को यहाँ पर क्लियर है? ऑडियो में कोई समस्या, कोई परेशानी? सब कुछ ठीक से आ रहा है? बहुत ही बढ़िया। चलिए, तो हो गई है गुड मॉर्निंग और शुरू करते हैं आज के आपके टॉपिक को। कल तक हमने एंडोक्राइन सिस्टम में काफी सारी अलग अलग ग्रंथियां पढ़ी थी, जिसमें थायराइड भी थी, पीनियल भी थी और पैराथायराइड भी थी। कोई समस्या वहां तक? बताओ भाई एक बार, किसी को कोई समस्या? क्योंकि मैम जो अगली वाली ग्रंथि है हमारी, वो ये दो फेफड़ों के बीच में, ये दो फेफड़े दिखाई दे रहे हैं, इसके बीच में ये हार्ट नजर आ रहा है, ये हृदय दिख रहा है मुझे, जो कि हमारे इस फेफड़े का साइज थोड़ा सा छोटा कर देता है। और इसके जस्ट ऊपर की तरफ ये हिस्सा जो आप देख पा रहे हैं, इसी हिस्से को कहते हैं हमारी अगली ग्रंथि, जिसका नाम है थाइमस ग्लैंड। ये आप देख सकते हो, दो लोब है इसके, इसको थाइमस के नाम से जाना जाता है। दिखाई दे रही है सभी को? चलिए चलिए, बहुत ही बढ़िया। तो भाई देखो, मेन बात क्या होती है कि सारी ग्रंथियां और सारे हॉर्मोन्स हमें यहाँ पर क्लियर होने चाहिए। तो अगला वाला जो भाग है, ये मुख्य तौर पे जैसे हम कहते हैं ना थाइमस ग्रंथि, ये साइज आप देख पा रहे हो, है कहाँ? फेफड़ों के बीच में। और जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे इसका साइज जो है वो घटता चला जाता है। मतलब ये एक अकेली ऐसी ग्रंथि है ना, जो बुढ़ापे में जाकर के क्या हो जाती है? गायब हो जाती है, डिसअपियर हो जाती है। तुमने कई बार ये चीज़ सुनी होगी कि आपकी बॉडी के अंदर जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो कौन बनाता है? आप कहेंगे मैम हमारे WBC बनाते हैं, हमारे जो श्वेत रक्त कणिकाएं हैं वो बनाते हैं। लेकिन वहां से इम्यूनिटी हमारी बनती है किसके रास्ते? एंटीबॉडीज के रास्ते। ये थाइमस ग्रंथि भी वही एंटीबॉडीज को बनाने में हेल्प करती है, क्योंकि वो एंटीबॉडी इसी अंग में आकर के मैच्योर होती है। तो इस अंग की जब भी बात आएगी, सीधे सीधे हम बता देंगे कि भैया यहाँ पर इम्यूनिटी प्रदान की जाती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है वो ये यहाँ पर प्रदान करता है। किसी को डबल वॉइस आ रही है मैम? डबल वॉइस प्रॉब्लम? अभी आवाज ठीक आ रही है? एक बार बताओ जरा जल्दी से। ऑडियो क्लियर है सबको अब? चलो, डबल वॉइस तो नहीं होनी चाहिए। क्लियर? तो नेक्स्ट हम जो एंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में बात करेंगे उसे कहते हैं थाइमस ग्लैंड। थाइमस ग्रंथि कहाँ उपस्थित है? हमारी वक्ष गुहा के अंदर, यानी कि चेस्ट कैविटी के अंदर ये पाई जाती है। नोट करेंगे इसके बारे में, थाइमस ग्रंथि। ये थाइमस ग्रंथि कहाँ है? छाती में है। छाती के अंदर भी आप लिख सकते हो, एग्जैक्टली आपकी जो वक्ष गुहा होती है उसके अंदर ये उपस्थित है, यानी कि चेस्ट कैविटी में है। दूसरी बात ये आएगी कि भैया ये हार्मोन कौन सा बनाती है? तो जरा याद करो, देखो थायराइड में थायरॉक्सिन बनवाया था, पैराथायरॉइड में पैराथॉर्मोन बनवाया था, ऐसे ही थाइमस के साथ थाइमोसिन बना देंगे। तो इसके नाम से संबंधित हार्मोन ही हमारे बनते हुए मुख्य तौर पर नजर आते हैं। इसको नाम देते हैं थाइमोसिन हार्मोन। ठीक है, तो अगला सवाल क्या आएगा कि ये हार्मोन कौन सा बनाती है? थाइमोसिन हार्मोन स्रावित करती है, जो कि आपकी प्रतिरक्षा प्रदान करने में मदद करता है। और ये अकेली ऐसी ग्रंथि है जो बुढ़ापे में क्या हो जाती है? गायब हो जाती है। मतलब समझो कि तुम्हारी उम्र जो है वो अभी 1 साल की है, फिर धीरे धीरे करके तुम 50 साल के होगे तो ये मैक्सिमम हो जाएगी। मतलब इसका साइज जो है ना वो बहुत ही बढ़िया तरीके से डेवलप हो जाएगा। जैसे जैसे 50 से फिर बुढ़ापा आना शुरू हो जाता है, तो इसका साइज पहले बढ़ा, ठीक है, पहले बढ़ा 50 तक, फिर उसके बाद घटना शुरू हुआ और एक उम्र आएगी जहां पर आकर ये खत्म हो जाएगी। कई बार ये लाइन सुनी है ना कि बच्चों और बड़े बूढ़ों को घर में रखो, क्यों? क्योंकि उनकी इम्यूनिटी कम है। भाई कोरोना वायरस में कहा यही था कि एक छोटे बच्चे को अंदर रखना और किसी बड़े बूढ़े को अंदर रखना। क्यों रखना? क्योंकि भैया इनके अंदर इम्यूनिटी कम है। क्यों कम है? क्योंकि यहाँ थाइमस बहुत छोटी सी है, बहुत कम प्रतिरक्षा दे पा रही है। लेकिन जब आप एडल्ट एज में होते हो, कम से कम अगर बात की जाए आपकी 20 साल से लेकर 40 साल तक की जो एज होती है, इस एज में आप सबसे ज्यादा आप ये कह सकते हैं एक्टिव रहती है बॉडी, इम्यूनिटी सबसे ज्यादा आपकी देखी जाती है। तो इसीलिए कहा गया था कि बच्चों को और बड़े बूढ़ों को अंदर रखिए, बाकी आप कोई जरूरत है तो किसी एडल्ट को अपने घर से बाहर भेज सकते हैं। ठीक है,
चलो तो इसे नाम देते हैं थाइमोसिन। भैया ये आपका कहा जाता है, जल्दी से इसको एक बार नोट डाउन कर लेना, ये भी हमारी एक अंतःस्रावी ग्रंथि यहाँ पर कही जाती है। ठीक है, लिखो इसे। हाँ रूपक, ये पहली स्लाइड है अभी आज की क्लास की, फर्स्ट स्लाइड है जिसमें हमने थाइमस ग्रंथि के बारे में बात करी है, पहली ही स्लाइड है ये आपकी, लिख लीजिए इसे। चलो भाई आगे बढ़े, नेक्स्ट बात करते हैं, ये हमारी थाइमस ग्रंथि है। अगली जो आती है उसे कहते हैं पेनक्रियाज, यानी कि आप देख सकते हो एक पत्ती नुमा आकार का स्ट्रक्चर। ठीक है, ये स्ट्रक्चर आप देख पा रहे हैं, ऊपर की तरफ हमारा ये वाला भाग जो दिख रहा है, ये दिख रहा है लिवर का। लिवर के अंदर ये पित्त की थैली है जिसे हम पित्ताशय भी कहते हैं। ठीक है भाई, तो ये सब हमारी अलग अलग क्या है, अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं, लेकिन मैम ये मिश्रित ग्रंथि है, यानी कि मिक्स ग्लैंड है, ये दोनों की तरह काम करती है, एक अंतःस्रावी भी और एक आपकी बहिस्रावी भी। ऑल राइट, हाँ जी बिल्कुल आकाशदीप, अगर ये डिसअपियर हो जाता है तो इम्यूनिटी पावर खत्म हो जाती है, खत्म हो जाती है, ये भी याद रखना। तो इसे कहते हैं अग्नाशय, यानी कि पेनक्रियाज। अब पेनक्रियाज की जब हम बात करते हैं तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं, देख पा रहे हो कैसे ये पत्तीनुमा आकार आपको यहाँ पर नजर आ रहा है। अब इसी के ऊपर एक प्लीहा नाम का अंग लगा होता है, दरअसल यहीं ऊपर हमारा जो है वो अमाशय आ रहा होता है कहीं ना कहीं। ठीक है, ये आकर के इससे कनेक्टेड होते हैं। तो ये जो स्प्लीन जिसे हम कह रहे हैं प्लीहा, इसे कहा जाता है आरबीसी का कब्रिस्तान। याद करो, बताया भी था जब हमने ब्लड पढ़ा था कि आरबीसी कहाँ जाकर के नष्ट हो जाती हैं, इसी प्लीहा के अंदर आकर के नष्ट हो जाती हैं। तो ये प्लीहा नाम का अंग लगा हुआ है और ये पूरा पत्तीनुमा आकार आपको पेनक्रियास का दिखाई दे रहा है। ये पेनक्रियास क्या कही जाती है मैडम, ये कही जाती है मिश्रित ग्रंथि, यानी कि हेट्रोक्राइन का नाम भी मैं इसको दे सकती हूँ, या मैं इसको कह सकती हूँ मिक्स्ड ग्लैंड या मिश्रित ग्रंथि, क्योंकि ये दोनों की तरह काम करती है। ठीक है, ये दोनों की तरह काम करती है, एक्सोक्राइन भी और आपका एंडोक्राइन भी। अच्छा कोई बात नहीं रविंद्र, मैं आपको एक दूसरा नंबर दे दूंगी लास्ट में सेशन के, आप उस पर कॉल कर लेना। चलो, तो ये मूल में यानी कि इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, एंडोडर्मल है, वजन में देखें तो 80 ग्राम का दिखाई देता है। इसका बहिस्त्रावी कार्य क्या है, यानी कि इसका एक्सोक्राइन फंक्शन क्या है, तो देखो भी बताया था अग्नाशय का रस बनाती है, पाचक में भी पढ़ा था हमने डाइजेशन वाले चैप्टर में, कि ये बनाती है अग्नाशय का रस और इसी के अंदर पाए जाते हैं कुछ ऐसे एंजाइम जो कि पाचन में मदद करते हैं। तो ये इसका बहिस्त्रावी कार्य है, यानी कि एक्सोक्राइन फंक्शन है। लेकिन एंडोक्राइन के तौर पर काम करती है हमारे हार्मोन को बनाने का। तो दोनों तरह से ये कार्य यहाँ पर करती हुई नजर आएगी, जल्दी से इसको नोट कर लो फटाफट से। ठीक है, तो इसे कहते हैं मिश्रित ग्रंथि, यानी कि आपकी मिक्स्ड ग्लैंड, हेट्रोक्राइन ग्लैंड, कई नामों से जानी जाएगी। अब देखो ये भाग तो तुम समझ गए कि मैं बहिस्रावी कार्य में ठीक है रस बना रही होगी और रस में कुछ एंजाइम होंगे, बट ये जो एंडोक्राइन सिस्टम इसका काम करता है ना, इसको थोड़ा सा डिटेल में समझ लेते हैं। कि मान लीजिए ये आपका अग्नाशय है, यानी कि पेनक्रियाज है, तो पेनक्रियाज के अंदर से हार्मोन बनते कहाँ से हैं ये हमें जानना है। अब इस अग्नाशय के अंदर एक आइलेट ऑफ लैंगरहेंस नाम के भाग जो हैं वो देखे जाते हैं। ठीक है, इसको कहते हैं लैंगरहेंस के द्वीप।
लैंगरहैंस के द्वीप, ये लिखना है आपको तो इसे लिख लेंगे। यहाँ से कुछ कोशिकाएं बनती हैं, देखो एक बनती है आपकी अल्फा सेल, ठीक है, एक बनती है हमारी बीटा सेल। अब ये जो अल्फा और बीटा कणिकाएं बनती हैं इसे कहते हैं बीटा कोशिका, और इसको कहा जाता है अल्फा कोशिका। ये अल्फा और बीटा कोशिका बनाती हैं एक्चुअली में हार्मोन को, यानी कि यहाँ से एक हार्मोन बनता है जिसका नाम है ग्लूकागन। क्या नाम है? ग्लूकागन नाम है। और यही ग्लूकागन आपके शुगर को कंट्रोल करता है, ये आपकी शर्करा को बढ़ाने का काम करता है। शरीर के अंदर जब भी ब्लड में शुगर कम होगी तब ये हार्मोन आता है, और जब ब्लड के अंदर शुगर ज्यादा होगी तो इंसुलिन नाम का हार्मोन आपके बीटा कोशिकाओं से बनेगा, इंसुलिन। और इंसुलिन का काम क्या है? रक्त शर्करा को कम करना। ठीक है भाई, तो अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमारा अग्नाशय, अग्नाशय के अंदर कुछ छोटी छोटी सी क्या पाई गई? आइलेट ऑफ लैंगरहैंस, मतलब लैंगरहैंस के द्वीप नाम से एक छोटा सा भाग है। उस भाग में से एक अल्फा सेल बनते हैं, एक बीटा सेल बनते हैं, हालांकि गामा सेल, डेल्टा सेल और भी बनते हैं पर अपने काम के नहीं है, नाम से पूछे गए। सोमैटोस्टैटिन वगैरह अलग चीजें भी आती हैं। तो अल्फा कणिकाएं जो है वो ग्लूकागन बनाती हैं, और बीटा सेल जो है वो इंसुलिन नाम के दो हार्मोन को बना रही हैं। तो ये जो दोनों चीजें बन रही है ना, ये दोनों क्या हैं? ये हमारे हार्मोन कहे जाते हैं। ठीक है, ये भी हार्मोन है। ये नंबर पहला हो गया और ये आपका नंबर दूसरा हो गया। एक शुगर को बढ़ा देगा तो एक शुगर को कम करने का काम करता है। क्लियर है भाई? पीडीएफ क्लास की मिलती है और आपकी वहीं अपलोड हो जाती है जहां आपकी क्लासेस का रिकॉर्डेड वीडियो रहता है। ठीक है, चलो नोट कर लो इसको फटाफट से। इंसुलिन और ग्लूकागन जो है ना, ये दोनों हार्मोन है। अब देखो, मानो किसी को डायबिटीज है, डायबिटीज में होता क्या है, ये डायबिटीज भी छोड़ो मैम, आप सुबह से खाली पेट हो, ठीक है, हम सुबह से कुछ भी नहीं खाए हैं। अब जब आप सुबह से कुछ भी नहीं खाए हैं तो आपके शरीर में क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। अब तुमने तो कुछ भी नहीं खाया तो एनर्जी कहाँ से आएगी? तो ये जो हार्मोन है ना ग्लूकागन, ये आपकी बॉडी में क्या काम करेगा? जो भी रिजर्व हमने खाना रखा होगा हमारे लिवर के अंदर, याद रखना ग्लाइकोजन के रूप में, ग्लाइकोजन के रूप में हमेशा खाना जो है वो रिजर्व रहता है। तो इसको हम कहते हैं रिजर्व फूड मटेरियल। क्यों? क्योंकि जब भी हमें ज़रूरत पड़ती है, हम सुबह से खाली पेट हैं, तब हमारा ये ग्लाइकोजन किसके अंदर टूट जाता है? ग्लूकोज के अंदर टूट जाता है, और यही ग्लूकोज हमें क्या देता है? एटीपी के रूप में, मैं कह सकती हूँ एनर्जी देने का काम करता है, ऊर्जा देने का काम करता है। लेकिन इस काम को कराता कौन है? तो यहाँ पर ग्लूकागन जो है वो आता है। क्या आता है? ग्लूकागन। तो ये ग्लूकागन क्या कर रहा है? हमारे शरीर में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ा रहा है। ये वही वाला ग्लूकागन है, देखो ये जो हमारे पेनक्रियास से बन रहा था। तो ग्लूकागन का काम क्या है कि ग्लूकागन हमारे बॉडी के अंदर ग्लाइकोजन से ग्लूकोज में परिवर्तित करेगा, और अल्टीमेटली ब्लड शुगर का लेवल क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। क्या ये बात सबको समझ में आई? जल्दी से बताओ हाँ कि ना। ये ग्लूकोज जैसे ही ब्लड में आएगा, भाई ये रिजर्व था फूड, इसका कोई मतलब नहीं था। कहाँ पर रिजर्व इकट्ठा कर रखा था हमने? लिवर में कर रखा था, मांसपेशी में कर रखा था, हमने इकट्ठा करके रखा हुआ था कि जिस दिन तुम भूखे रहोगे उस दिन तुम्हें जरूरत पड़ेगी, तब हम इसको यूज करेंगे। तो तुरंत से ग्लाइकोजन बदल जाता है ग्लूकोज के अंदर। मेरी बात सबको स्पष्ट है? क्लियर है? तो मैडम ये ब्लड के शुगर को बढ़ा देता है। लेकिन मान लो तुमने बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा मात्रा में शुगर जो है वो खा ली है, ठीक है, और आपकी जब शुगर का स्तर बढ़ जाता है तो उस दौरान हमारा इंसुलिन आएगा और वो वापस से क्या करेगा? उसको ग्लाइकोजन में परिवर्तित कर देता है। यानी कि लो भैया, अब इसका कोई खास काम नहीं है, यानी कि ग्लूकोज को वापस से ग्लाइकोजन में परिवर्तित करने का काम हमारा इंसुलिन का देखा जाता है। तो इसने क्या करा कि जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज थी उसको उठा करके फिर कहा कि भैया लो अब फिर से रिजर्व कर लो, अभी कोई काम नहीं है, जब जरूरत पड़ेगी तब आ जाना। तो इंसुलिन ने क्या किया? शुगर के लेवल को कम कर दिया। डायबिटीज में यही इंसुलिन का स्तर कम हो जाता है, इसीलिए शुगर बढ़ती ही चली जाती है। ये ग्लूकोज की मात्रा ना इसमें परिवर्तित नहीं हो पाती और ये बढ़ती चली जाती है। तो याद रखिएगा, इसीलिए आपका ये एक शुगर को बढ़ा रहा है तो दूसरा कम कर रहा है। इट इंक्रीजेस द ब्लड शुगर एंड इट डिक्रीजेस द ब्लड शुगर लेवल।
कोई प्रॉब्लम किसी के मन में? हाँ भाई। नहीं, ऐसा नहीं है ज़्यादा फास्टिंग करेंगे तो, लेकिन आपके हार्मोनल इम्बैलेंस जब भी देखने को मिलते हैं, ये हेरिडिटी भी होती है कुछ आपका, कि पीढ़ी दर पीढ़ी किसी एक बच्चे के अंदर ज़रूर से डायबिटीज़ देखने को मिलती है। आप भी अगर किसी एक जनरेशन में हैं तो देखेंगे यूजुअली आपके अगर एक पेरेंट के दो बच्चे हैं तो दो में से किसी एक को डायबिटीज़ ज़रूर होगी। ठीक है, लिखो इसे फटाफट से। क्लियर है भाई सबको? लास्ट स्लाइड दिखा दो मैम, लिख लो भाई इसको। इंसुलिन का काम होता है कि ये आपके बॉडी में ग्लूकोज से ग्लाइकोजन में परिवर्तित करने में मदद करेगा। जो भी ग्लूकोज होगा बॉडी के अंदर, उससे वापस से ग्लाइकोजन बना करके इकट्ठा करके रखवा देता है, तब आता है इंसुलिन। ठीक है, चलो अखिलेश भाई क्लियर है? मीनाक्षी, शिवानी, इंसुलिन बेसिकली वो हार्मोन है जो जाएगा तुम्हारे ब्लड के शुगर को कम करेगा। अब यार ग्लूकोज बनी हुई थी, मतलब शुगर है ब्लड के अंदर, इसका स्तर धीरे 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 करके कम कर देता है कि लो भैया मैं इसको किस में परिवर्तित कर देता हूँ, ग्लाइकोजन में, और ग्लाइकोजन ने वापस लिवर और मांसपेशी में उठा के रिजर्व कर दिया खाने को। अब ब्लड का ग्लूकोज नहीं बढ़ेगा। डायबिटीज में ये हार्मोन जैसे ही कम हो जाता है तो हमारा ग्लूकोज बढ़ता चला जाता है, और तब हमें कहते हैं कि डायबिटीज यहाँ पर हो गई है। ठीक है, मैंने कहा ना, होते गामा भी हैं डेल्टा भी हैं, पर हमारे पेपर के हिसाब से हमें सिर्फ दो याद करने हैं, जो कि अल्फा और बीटा सेल यहाँ पर देखे जाएंगे। तो इन चीज़ों को लिख लो। ये कहलाता है हमारा पेनक्रियाज यानी कि अग्नाशय, इसी को कहते हैं मिश्रित ग्रंथि, और बहुत इंपॉर्टेंट ग्रंथि यहाँ पे आपकी बन जाती है, इसी को कहते हैं आपका अग्नाशय। एंडोडर्मल क्या होता है? तो देखिए जब भी, मैंने पहले भी ये चीज़ क्लियर करी हुई है कि जब भी कोई बच्चे की उत्पत्ति होती है, बच्चे की ग्रोथ होती है, तो भ्रूण जिस अवस्था में वो रहता है, यानी कि जब वो एम्ब्रियो स्टेज में रहता है, तो उसके अलग अलग अंगों का निर्माण होता है, और उन अंगों का निर्माण कुछ भ्रूण कोशिकाओं से होता है। उन्हीं की तीन परत होती हैं, एंडोडर्म, एक्टोडर्म और मीजोडर्म। तो एंडोडर्म उत्पत्ति इसकी देखी जाती है, यानी कि ये किससे बना है? आपके भ्रूण कोशिकाओं में जो झिल्ली थी जिसका नाम था एंडोडर्म, उससे बना है। बाकी जैसे हृदय की बात करी थी तो वो मीजोडर्म से बन रहा था, तो ऐसे अलग अलग आपको दिखाई देंगे। ठीक है, चलो शिवा सिंह, रम्या, थैंक यू सो मच। चलिए भाई, तो पहला हमने देखा जिसको कहते हैं थाइमस, दूसरा है पेनक्रियाज। लिख लिया है यहाँ तक सभी ने? हाँ भाई, लिख लिया है सभी ने? तो अगली बात करते हैं तीसरे और आपके इस पूरे चैप्टर के आखिरी ग्रंथि के बारे में, जिसे एड्रीनल ग्लैंड कहते हैं। एड्रीनल ग्लैंड, मैम नाम में ही मतलब छिपा हुआ है। देखिए, हमारे पास दो किडनी बताई थी जब हमने पूरा उत्सर्जन तंत्र पढ़ा था, कि एक किडनी एक तरफ, एक किडनी दूसरी तरफ है। अब किडनी के लिए मैंने एक वर्ड लिखा था रीनल, याद करो। किडनी के लिए मैंने कहा था कि भैया एक वर्ड अगर तुम्हें कहीं मिल जाए, रीनल है, नेफ्रो है, ठीक है, इन दो वर्ड से स्टार्ट होते हुए शब्द दिखाई देते हैं। तो ठीक है, मैंने मान लिया कि भैया ये दो किडनी है, दोनों किडनियों के लिए मैंने एक वर्ड देखा रीनल। हिंदी में इसको कहते हैं वृक्क। क्यों भाई, हाँ कि ना? यही कहते हैं। शुगर हेरिडिटी है क्या मैम? बिल्कुल।
अब मैडम रीनल कहा, वृक कहा, ठीक है, मैं अगर इसी रीनल के ऊपर कुछ लगा दूं, मतलब मैम कैसी बात कर रही हो? देखो, अगर मैं किडनी के इस किडनी के ऊपर यहाँ पर एक ग्रंथि बिठा दूं, वो भी जोड़े में, क्योंकि भाई किडनी भी तो जोड़े में है, तो मैंने इसको भी बिठा दिया। अब मैं इस ऊपर में जो ग्रंथि बैठी है इसका क्या नाम दूंगी? मैं इसको ये कह सकती हूँ कि भैया वृक के ऊपर है, तो चलो तुम्हारा नाम बना देते हैं अधिवृक। वृक के ऊपर, हिंदी में बोलो, समझ में आया कि नहीं आया? हिंदी में वृक के ऊपर है तो अधिवृक, इंग्लिश में रीनल के ऊपर है तो एडरीनल लगा दिया। हो गया काम क्लियर कि नहीं? तो इसी ग्रंथि को कहते हैं एड्रीनल ग्रंथि। हमेशा कैसे पाई जाती है? पेयर में पाई जाती है, यानी कि इसके जोड़े जो हैं वो उपस्थित होते हैं, और साथ में ये आपके इन्हीं वृक के ऊपर उपस्थित होती है, ये आप जैसा देख पा रहे हो। ठीक है, तो इस ग्रंथि के बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम है एड्रीनल। अब मैडम मैं ना इस किडनी को थोड़ी देर के लिए हटा देता हूँ, सिर्फ इन दो भागों की बात करूंगा। इन दो भागों में, ठीक है, चलो इसको तुम ऐसे ही रखो। इन दो भागों में अगर मैं ये देखूं कि भाई देख, ये वाला एक एड्रीनल ग्लैंड है, तो इस एड्रीनल के भी कुछ अंदर वाला भाग होगा, कुछ बाहर वाला भाग होगा। मतलब ये बाहर का भाग है तो मैं इसको कह सकती हूँ एड्रीनल कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स का भाग बाहर होता है, और ये अंदर का भाग है तो मैं इसको कहूंगी एड्रीनल मेड्यूला। ये दो वर्ड याद रखने हैं, ये बाहरी है और ये भीतरी है। ये कहलाता है आपका कॉर्टेक्स का भाग, जिसे हम कहते हैं बाहरी भाग, और ये कहलाता है भीतरी मेड्यूला का भाग। दिस इज योर आउटर पार्ट एंड दिस इज इनर पार्ट। जो डायग्राम बनाना चाहते हैं वो साथ साथ में बना लें, ठीक है। हाँ राहुल, फिलहाल आपकी क्लास यहीं चल रही है। क्लास आपकी डेली सुबह 9 से 10 होती है। आप चाहें तो इसको बना लो, और देखो हमेशा याद रखना, डायग्राम्स बनाओगे तो चीज़ें ज़्यादा अच्छे से याद रह पाएंगी। तो डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन इसीलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, कुछ डायग्राम, कुछ फ्लो चार्ट, कुछ माइंड मैप, ये चीज़ें हमेशा तुम्हें जीएस में खास तौर पर मदद करती हैं। ऐसा नहीं कि मैम सिर्फ यूपीएससी लेवल पे ही हेल्प करेगी, बेटा कोई भी एग्जाम दे रहे हो वहाँ पर ही आपकी मदद करेगी। ठीक है, तो ये डायग्राम एक बार बना करके लिखेंगे साथ में। इस ग्रंथि को कहते हैं एड्रीनल ग्रंथि, और इसी एड्रीनल ग्रंथि के अंदर हमारा दो भाग पाए जाते हैं, एक बाहरी और एक अंदर वाला मेड्यूला। कि मैम आपने क्यों बताया? क्योंकि इन दोनों से ही अलग अलग हार्मोन बनते हैं। लगभग अगर मैं बात करूं तो मेरे 3 हार्मोन बनते हैं कॉर्टेक्स से और 2 हार्मोन बनते हैं मेड्यूला से, तो कुल मिलाकर के 5 हार्मोन्स आपकी एड्रीनल ग्लैंड जो है ये बना करके तैयार करती है। ठीक है, तो ये लिखेंगे कॉर्टेक्स और मेड्यूला वाला भाग। सेम चीज आप यहाँ देख सकते हो, ये किडनी दिख रही है, ये किडनी से निकलता हुआ यूरेटर यानी ये मूत्र वाहिनी है, और ऊपर एड्री। बनाइए इसे। लिख लिया भाई सबने?
चलो, एंगर के लिए कौन सा रिस्पॉन्सिबल होगा बेटा? एंगर के लिए अगर बात करें तो गुस्से के लिए हाइपोथैलेमस काम करता है, ठीक है, गुस्से के लिए हाइपोथैलेमस काम करता है। इतना डीपली बायोलॉजी कभी नहीं पढ़ी, चलो बहुत ही बढ़िया। देखो मैं अगेन वही चीज़ बोलूंगी, एक एक चीज़, छोटी से छोटी चीज़ को हम क्लियर करके चलेंगे हर एग्जाम में जो तुम्हारी मदद करे। तो ये कहलाती है हमारी अधिवृक्क ग्रंथियां, यहीं से बनेंगी आपकी 5 डिफरेंट हॉर्मोन्स, ठीक। अब हार्मोन जो कॉर्टेक्स से बनते हैं वो अलग होंगे, जो बाहर से बनेंगे अलग हैं, जो अंदर से बनेंगे वो अलग होंगे। कॉर्टेक्स से 3 हार्मोन बनते हैं, तीनों के नाम क्या हैं? पहला है कॉर्टिसोल, दूसरा एल्डोस्टेरॉन, तीसरा है आपका स्टेरॉइड हार्मोन। यानी कि कॉर्टिसोल, एल्डोस्टेरॉन और स्टेरॉइड हार्मोन्स ये कहाँ से बन रहे हैं? ये कॉर्टेक्स से, यानी कि बाहरी भाग से बनते हैं। तो फटाफट से इसको नोट कर लेंगे। और मेड्यूला से ये 2 हार्मोन बनते हैं। अब सुनो मेरी बात एक और, कि मैम अगर बात करी जाए इन हार्मोन्स का काम क्या होता है, ठीक है, इन हॉर्मोन्स का काम यहाँ पर क्या होता है। तो अगर आपसे ये बोले कि भैया कॉर्टिसोल जो है, ये कॉर्टिसोल तब बनता है जब हमारा स्ट्रेस का लेवल बहुत ज़्यादा होता है, आप बहुत ज़्यादा तनाव में हो, आपकी बॉडी में स्ट्रेस बढ़ता ही चला जा रहा है, उस दौरान ये कॉर्टिसोल हार्मोन आता है बॉडी के अंदर। कहाँ से बनेगा? आपके अधिवृक्क ग्रंथि से, इसी एड्रीनल ग्लैंड से बनता है। तो इसको हम स्ट्रेस हार्मोन का भी नाम देते हैं, ठीक है। अब सवाल तो तुमसे ये नहीं बोलेगा ना कि भैया कॉर्टिसोल जो है वो कहाँ था, वो पूछेगा स्ट्रेस हार्मोन कहाँ है, और तुम सोचोगे अरे यार डोपामीन लगाऊं, हाइपोथैलेमस लगाऊं, ब्रेन का लगाऊं, क्या लगाऊं, वहां दिक्कत आती है, ठीक है। तो लिखेंगे इसको कॉर्टिसोल को स्ट्रेस हार्मोन। फिर आता है एल्डोस्टेरॉन। एल्डोस्टेरॉन की बात करोगे, ये महाकंजूस, कंजूस कैसे है मैम? ये आपकी बॉडी में ना, जैसे मैंने हमेशा बताया कि किडनी क्या चाहती है कि हमारी बॉडी से कुछ भी एक्स्ट्रा बाहर ना चला जाए, यूरिन के रास्ते हो, मल के रास्ते हो, कुछ भी फालतू बॉडी से बाहर ना चला जाए, जो काम की चीज़ें हम उसको एब्जॉर्ब कर लें। तो एल्डोस्टेरॉन नाम का हार्मोन वो हार्मोन है जो सोडियम को रिटेन करके रखता है, सोडियम को बचा करके रखता है आपके बॉडी के अंदर, कि भाई कभी अगर ज़रूरत पड़ जाए सोडियम की तो आपके पास इमरजेंसी में होना चाहिए। जैसे ग्लूकोज होता है ना आपके लिवर में, मांसपेशी में स्टोर होकर के, अभी जो पढ़ा था ग्लाइकोजन के रूप में, ऐसे ही सोडियम को उठा करके प्रिजर्व करके रखता है। जिनको बीपी की समस्या है, उनका बीपी क्यों बढ़ता है? सोडियम का लेवल बढ़ जाने से। सोडियम बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ जाता है, तो जब भी हाई बीपी होता है कभी भी एडवाइस नहीं करते कि भैया आप क्या खाएं, नमक पानी या नमक के साथ पानी का सेवन करें। नमक तेज नहीं खाना चाहिए हाई ब्लड प्रेशर वाले पेशेंट्स को। लेकिन जिनका बीपी लो रहता है, जिनका निम्न रक्तचाप रहता है और निम्न से भी कम हो जाता है, उस समय यही एल्डोस्टेरॉन काम करेगा आपके ब्लड के अंदर सोडियम को देने का, और सोडियम तुरंत से बीपी को बढ़ा देता है, नॉर्मल कर देता है। तो ये उनमें मदद करता है जिनका लो बीपी है। इसको हम कहते हैं सॉल्ट रिटेनिंग हार्मोन, ठीक है। सॉल्ट के नाम पे हम सोडियम याद रखते हैं, तो इस सॉल्ट को रिटेन करके रखता है कि भैया जैसे ही बीपी किसी का कम होगा ना, उस दौरान हम सोडियम फेंक के मारेंगे, लो भाई काम शुरू करो, बीपी बढ़ाओ व्यक्ति का। बोलो समझे कि नहीं समझे? ठीक है, तो इसी को कहते हैं, हाँ हाँ सोनी बिल्कुल हो जाएगा। तो भैया एल्डोस्टेरॉन इज सॉल्ट रिटेनिंग हार्मोन, मतलब इसको हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि ये तो, अरे भाई चलो, ये तो मदद करता है आपके तनाव के दौरान, और ये क्या करता है, ये लवण जिसमें मेनली सोडियम की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, सोडियम को सुरक्षित रखता है, ठीक है। फिर आता है स्टेरॉइड हार्मोन। स्टेरॉइड हार्मोन में 3 हार्मोन आते हैं, 1, 2 और 3। ये 3 का नाम क्या है? एक बनता है महिलाओं के अंदर, एस्ट्रोजन। दूसरा होता है प्रेगनेंसी के दौरान जो बनेगा, प्रोजेस्टेरॉन, ये भी महिलाओं में बनता है। और तीसरा पुरुषों के अंदर बनता है, टेस्टोस्टेरॉन। तो ये तीनों हमारे स्टेरॉइड हार्मोन्स कहे जाते हैं, जो कि इसी ग्रंथि के द्वारा बनते हुए नजर आते हैं। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा? तो मैम कॉर्टेक्स से 3 हार्मोन बने, पहले वाले ने शुगर को, स्ट्रेस को कंट्रोल किया, दूसरे वाले ने सॉल्ट को बचा कर रखा, तीसरे वाले ने सेक्स हार्मोन्स को जारी कर दिया, महिलाओं में अलग, पुरुषों में अलग। अब जो नीचे की तरफ आते हैं, जिसे हम मेड्यूला कहते हैं, ये मेड्यूला वाला जो भाग है, यानी कि इसका जो भीतरी क्षेत्र है, उससे बनता है एक एड्रेनलिन और दूसरा नॉर एड्रेनलिन। देखो एड्रेनलिन को ही हम नाम देते हैं एपिनेफ्रिन, और नॉर एड्रेनलिन को नाम देते हैं नॉर एपिनेफ्रिन। ये नाम इनके 2 अलग अलग हैं, लेकिन काम क्या रहता है कि मैम ये आपातकाल हार्मोन है। जब भी मैं किसी भयंकर तनाव वाली सिचुएशन में होऊंगा, ये 2 हार्मोन्स मेरा सपोर्ट यहाँ पर करते हैं, ठीक है। ये 2 हार्मोन मेरा सपोर्ट जो है वो यहाँ पर करते हैं। कैसे करते हैं? एड्रेनलिन की अगर मैं बात करूं,
तो भाई एड्रेनलिन को हम 3 नामों से जानते हैं, देखो सुनना जरा। एड्रीनलिन, एक तो मैंने इसका नाम दे दिया यहाँ पर एपिनेफ्रिन, दूसरा मैं इसको कहती हूँ 3F हार्मोन। अभी 3F का मतलब क्या होता है? पहला होता है फ्लाइट, दूसरा होता है फाइट, और तीसरा होता है आपका फियर। यानी कि उड़ो, लड़ो और डरो। भैया तुम कहीं उड़ान भर रहे हो, तुम फ्लाइट में बैठे हो पहली बार, सुनना मैं पहले ध्यान से इधर। उड़ान भर रहे हो, कहीं फ्लाइट में बैठे हो, डर लग रहा है, घबराहट, ठीक है, डर लग रहा है, घबराहट हो रही है, फ्लाइट के दौरान कौन सा हार्मोन आएगा? यही आता है। तुम्हारी किसी से लड़ाई हो गई, अचानक से क्या हुआ मैम? ब्लड प्रेशर बढ़ गया, पसीना आना शुरू हो गया, घबराहट हो गई, शरीर का तापमान बढ़ गया, होता है ना गुस्से में, गला सूख गया टेंशन के मारे। तो ये सारे सिम्टम्स अपने आप से हो रहे हैं। दिमाग का सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम पढ़ाया था, काम करता है अनुकंपी तंत्र का तंत्र, लेकिन उस दौरान ये यही वाला हार्मोन निकालता है। तुम किसी डर में हो, अचानक से किसी को देख लिया जो नहीं देखना था, घबरा गए, तो ये सारी समस्याओं का समाधान एड्रेनलिन है। मतलब यही हार्मोन आपके ऐसी सिचुएशंस में आपातकाल अवस्था को संभालता है। ठीक है, आपातकाल हार्मोन इसको यहाँ पर कहा जाता है। लेकिन इसकी अवस्थाएं जितनी बिगड़ी होंगी ना, उसको संभालने के लिए इसका भैया आता है जिसका नाम है नॉर एड्रेनलिन। तो ये हार्मोन इसीलिए हम आपातकाल अवस्था के हार्मोन कहते हैं। ये चीज़ों को क्या करता है? नॉर्मल करता है, और इसीलिए हमने इसके नाम के पीछे नॉर लगा दिया। याद रखना, नॉर्मल करने वाला हार्मोन कहा जाता है। ठीक है मैम, प्रोजेस्टेरॉन के बाद कौन सा हार्मोन लिखा है? प्रोजेस्टेरॉन के बाद लिखा है टेस्टोस्टेरॉन। ठीक है, टेस्टोस्टेरॉन। इन तीनों को चाहो तो अलग से लिख लेना। एक होता है एस्ट्रोजन, कहाँ गया? देखो, एक होता है एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, ये महिलाओं के हैं, और पुरुषों में आता है टेस्टोस्टेरॉन। क्लियर है सबको? एएलपी के लिए सफिशिएंट है? रामकिशन बिल्कुल बिल्कुल है। हाँ हाँ बिल्कुल, विकेश गुजर, बिल्कुल हो जाएगा। नोट करेंगे इन्हें फटाफट से। एक बार पहले इसको लिख लीजिए, सारे सभी हॉर्मोन्स के नाम, फिर इसका कार्य जो है उसको लिखेंगे। क्लियर? प्रोजेस्ट्रॉन के बाद लिखा है ये वाला हार्मोन जिसका नाम है टेस्टोस्टेरॉन, ये लिख सकते हैं। और ऊपर है आपके अधिवृक्क मेड्यूला से बनने वाले एड्रेनलिन और नॉर एड्रेनलिन। तो ये था आपका पूरा का पूरा चैप्टर जिसमें हमने सारे अलग अलग हार्मोन्स और ग्रंथियों को पढ़ा। मुझे एक बार जल्दी से बता दो, चीज़ें क्लियर हुई कि नहीं हुई? आपको एंडोक्राइन सिस्टम समझ में आया कि नहीं आया? कि मैम इतने सारे जो डिफरेंट हार्मोन्स हैं ये हमारे कैसे और कहाँ कहाँ से बनते हुए नज़र आते हैं। तो भैया ये सभी चीज़ें हैं आपकी जो आपको नज़र आ रही हैं। टेस्टोस्टेरॉन लिखा है भैया, क्यों कॉपी पेस्ट कर रहे हो रोशन कुमार? हैं, चौथी बार बताया ये आपको भाई। तो ये कहलाता है हमारा मुख्य तौर पे हॉर्मोन्स का किस्सा। तो लगभग जो हमने देखा था वो आपके ब्रेन से लेकर के अगर बात करें कि भाई मस्तिष्क में बन रहा था, सबसे पहले पिट्यूटरी,
फिर पीनियल, फिर गले में आए तो थायराइड और पैराथायराइड, फिर चेस्ट में आए तो थाइमस ग्रंथि, फिर आपके उदर भाग में आते हैं तो आपका पेनक्रियाज, और नीचे किडनी के ऊपर आपकी अधिवृक्क ग्रंथि जो है वो पाई जाती है। तो लगभग ये सारी ग्रंथियां अलग अलग हॉर्मोन्स का निर्माण करती हैं, और इन्हीं ग्रंथियों को हम कहते हैं अंतःस्रावी ग्रंथियां। इसके अलावा अन्य कोई भी ग्रंथि नहीं पढ़नी है हमें, जो काम की थी वो सभी चीजें आपकी हो जाएंगी। अभी देखो एक बहुत प्यारा सा क्वेश्चन यहाँ पर सौरव घोष ने पूछा है कि मैम एलएच बना रहा था ना हॉर्मोन्स को, यही दिक्कत होती है। जो हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड था वो मास्टर ग्लैंड था। पिट्यूटरी ग्लैंड ने यानी कि ब्रेन ने सूचना कहाँ पहुंचाई थी, इसी के पास पहुंचाई थी कि बेटा जाओ अपने काम करना शुरू करो। तो वहां से वो जो हॉर्मोन्स एलएच के द्वारा बन रहे थे ना, वो ब्रेन से इंफॉर्मेशन आ रही थी, अल्टीमेटली बन तो यहीं से रहे थे मैम, ब्रेन से सूचना आई। ब्रेन ने थायराइड को भी कहा था कि काम करना शुरू करो, तब जाके थायराइड फिर अपने हार्मोन को बनाता है T3 T4 और TSH को। ऐसे ही ब्रेन ने इससे कहा ACTH के नाम से कि भैया जाओ अपने हार्मोन्स को बनाना शुरू करो। LH को कहा ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के रास्ते सूचना भिजवाई आपके सभी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स पे कि अपना काम करना शुरू करो। तो ऐसे ब्रेन के जितने भी 6 भाग हमने पढ़े थे ना, वो डायरेक्टली इंफॉर्मेशन देने के लिए एक मीडिएटर वाला काम कर रहे थे, कि वो चाबी भर देते हैं, स्टार्ट कर देते हैं प्रोसेस को कि चलो भैया अब आगे के अपनी जो ग्रंथि है वो अपना काम यहाँ पर कर लेंगे। ठीक है, चलो। तो बेटा इसे कहते हैं ये भाग। अब अगला चैप्टर शुरू करते हैं। अगले चैप्टर का नाम है मानव की प्रजनन प्रणाली, यानी कि ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मानव का कंप्लीट प्रजनन तंत्र आपका अगला टॉपिक है, और इसे खत्म करेंगे अपने अगले सेशन में, यानी कि कल जो आपकी क्लास रहेगी उसके अंदर। तो शुरू करते हैं इस चैप्टर को। इस चैप्टर के अंदर अगर हम प्रजनन तंत्र के अंदर बात करें तो हमारा जो मेन फोकस है अभी वो है प्लांट के नहीं, ह्यूमन के रिप्रोडक्शन का। क्योंकि प्लांट का रिप्रोडक्शन हम पढ़ेंगे जब हम बॉटनी वाला सेगमेंट कवर करेंगे। अभी बात कर रहे हैं मानव के प्रजनन। अब मानव के अंदर, या मैं ओवरऑल भी अगर बात करूं तो इस वर्ड से हम यूजुअली ये समझते हैं कि भाई रिप्रोडक्शन क्या है, कि पीढ़ी दर पीढ़ी अपनी जितनी भी जनरेशन हैं उनको आगे बढ़ाने की एक क्रिया कही जाती है। लेकिन यही प्रजनन 2 भागों में बटा होता है, एक होता है लैंगिक और एक होता है अलैंगिक। यानी कि जिसमें हम देखते हैं आपके सेक्स ऑर्गन्स इंडल्ज हो रहे हैं वो आपका लैंगिक जनन कहा जाता है, यानी कि आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और जिसमें नहीं होते हैं, कोई भी गैमीट नहीं बन रहा, कोई सेक्स ऑर्गन काम नहीं कर रहा, उसको अलैंगिक जनन यहाँ पर कहा जाता है। ठीक है, सलाइवरी ग्रंथि एक्सोक्राइन होती है क्योंकि उसमें से लार बन रही है ना, और वो एक रस के रास्ते आती है। ठीक है मैम, कल जो आपने हशीमोटो डिजीज एक बार और बता दीजिए। हशीमोटो डिजीज जो होती है वो हाइपर सिक्रीशन की वजह से हमें दिखाई देती है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि भैया देखो, जब भी हाइपो सिक्रीशन है बेसिकली, जब आपके हॉर्मोन्स T3 T4 और थायरॉक्सिन ठीक से नहीं बन रहे हैं, कम मात्रा में बन रहे हैं, उस समय उस व्यक्ति को वो समस्या हशीमोटो की दिखाई देती है कि वो हीट से बार बार मतलब इंटॉलरेंस हो जाता है, उसको गर्मी बर्दाश्त नहीं होती ज़्यादा, मूड स्विंग्स उसके होते हैं, उसकी ग्रंथि का गोइटर के नाम पे बढ़ जाती है, बहुत ज़्यादा गले पे सूजन आ जाती है, तो हाथ कांपने लगते हैं। ये सारे अलग अलग लक्षण हमारे हशीमोटो के दिखाई देते हैं। वो एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर भी कहा जाता है, जहां पर आप ये कह सकते हो कि आपके बॉडी की जो इम्यून सिस्टम है, जो आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली है, वो खुद ही खुद को बेवकूफ़ बना देती है। कभी कभी ना जितने भी आपके ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स हैं उसमें यही देखने को मिलता है कि हमारी बॉडी के अंदर कोई भी वायरस आया नहीं है, कोई बैक्टीरिया आया नहीं है, बट बॉडी को ऐसा लगता है कि वो आ गया है, कि कोई बैक्टीरिया अंदर एंटर कर गया है, और फिर वो इम्यूनिटी बनानी शुरू कर देती है, एंटीबॉडी बनानी शुरू कर देती है। उस दौरान आपका वो जो रोग है वो बढ़ना शुरू हो जाता है, क्योंकि बॉडी को तो ऐसा प्रतीत हो गया कि वो आ गया है, और उसके अगेंस्ट में एंटीबॉडी बनाना जारी कर दो। ऐसे डिसऑर्डर को मतलब इम्यूनिटी अपने ही खिलाफ लड़ रही होती है, इम्यून सिस्टम अपने ही अगेंस्ट लड़ रहा होता है, खुद को ही बेवकूफ़ बना रहा होता है। तो इसको हम नाम देते हैं ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स। उसी में एक हशीमोटो डिजीज आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, चलो प्रैक्टिस शीट यहीं पे मिलेगी, जो प्रैक्टिस शीट है वो आपकी यहीं पे मिलेगी। एस्ट्रोजन महिलाओं में पाया जाता है, प्रोजेस्ट्रॉन के बाद रोशन टेस्टोस्टेरॉन लिखा है। केमिस्ट्री नहीं पढ़ना। चलो नेक्स्ट बात करते हैं टॉपिक की, जिसका नाम है रिप्रोडक्शन। स्टार्ट करते हैं इसको फटाफट से। प्रजनन तंत्र।
इट इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू offspring or giving birth to an offspring. यह किसी नई पीढ़ी के लिए बच्चे को जन्म देने की क्रिया कहलाती है। अब कुछ आपने देखे होंगे जीव ओवीपेरस यानी कि अंडज, और कुछ आपने देखे होंगे विवीपेरस। विवीपेरस यानी कि जरायुज प्राणी। दो प्रकार के प्राणी हम देखते हैं कि भैया कुछ तो अंडे देते हैं और कुछ बच्चे को जन्म देते हैं। क्योंकि आप रिप्रोडक्शन की बात कर रहे हो, ये बात तो ठीक है, मगर इस रिप्रोडक्शन के अंदर भी हमने दो अलग अलग क्या बना दिए, भाग बना दिए। तो ये क्या करते हैं, दे ले एग्स। अंडज का मतलब होता है जो अंडे देते हैं, यह अंडे देने वाले होते हैं। इसका उदाहरण लिखेंगे पक्षियों का। ठीक है, सभी बर्ड्स जो हैं वो क्या करती हैं, अंडे देती हैं लगभग, और दे गिव बर्थ टू एन ऑफस्प्रिंग। यह बच्चे को जन्म देते हैं। यहाँ उदाहरण लिखेंगे मैमल्स का, स्तनधारी का। ठीक है, तो दो प्रकार के प्राणी होते हैं, एक अंडज होते हैं और दूसरे जरायुज प्राणी होते हैं। एक बच्चे को जन्म देते हैं और दूसरा आपके जो अंडे देते हैं वो दिखाई देते हैं। पैराथायराइड ग्लैंड का हाइपर सिक्रीशन में क्या होता है, पैराथायराइड ग्लैंड अगर ज़्यादा सिक्रीट होगा तो किडनी में पथरी हो जाएगी, ऑस्टियोपोरोसिस हो जाएगा, और अगर नहीं बनेगा मतलब कम सिक्रीट हो रहा है तो आपकी बॉडी में कैल्शियम की मात्रा कम होती चली जाएगी। ठीक है, एक में बढ़ रही है तो दूसरे में आपकी कैल्शियम की मात्रा जो है वो कम हो जाएगी, और कैल्शियम कम होगा तो अल्टीमेटली हड्डियां मुड़नी शुरू हो जाएंगी, आसानी से टूटनी शुरू हो जाएंगी। ये सारे सिम्टम्स आपको दिखाई देते हैं। ये न्यू चैप्टर है, जी हाँ, ये नेक्स्ट चैप्टर है, नया चैप्टर है, बिल्कुल है। ठीक है, चलो नोट करेंगे इसको, प्रजनन तंत्र के भाग को। ठीक है, हाँ, सरीसृप भी ओविपेरस में आता है, मेंढक भी दिखाई देते हैं। ये लगभग सभी हमारे जितने मेंढक हैं, सरीसृप हैं, एम्फीबियंस हैं, उभयचर हैं, ये सब आते हैं आपके अंडे देते हुए में। पक्षियों के अलावा अगर हम बात करें तो स्तनधारी हैं जो बच्चे को जन्म देते हुए नजर आएंगे, और स्तनधारियों में भी एक ऐसा स्तनधारी होता है जो जन्म नहीं देता, जो अंडे देता है, वो अपवाद है प्लेटिपस का, वो आगे हम पढ़ेंगे। ठीक है, हाँ, जैसे ऋषिकेश भोई ने पूछा है कि भैया वो प्लेटिपस होता है जो कि अंडे देता है, अकेला स्तनधारी है, अदरवाइज सारे हमारे क्या होंगे, बच्चे को जन्म देते हुए दिखाई देते हैं। चलिए, तो ये कहलाता है। इसके साथ हम दो भाग और देखते हैं कि देखो, प्राणी या तो बाइसेक्सुअल हो सकता है यानी कि द्विलिंगी, या यूनिसेक्सुअल हो सकता है
यूनिसेक्सुअल का मतलब होता है एक लिंगी। अभी बाइसेक्सुअल मतलब दे हैव बोथ मेल एंड फीमेल ऑर्गन्स, जिनके पास नर और मादा दोनों के अंग उपस्थित होते हैं वो आपके बाइसेक्सुअल कहलाते हैं। मादा व नर अंग उपस्थित। इसका उदाहरण लिखेंगे अर्थवर्म का, यानी कि केंचुए की बात करें तो केंचुए के शरीर में आप देखेंगे मादा अंग भी है और नर अंग भी है, दोनों एक ही शरीर में उपस्थित हैं। और यहां पर यूनिसेक्सुअल है, नाम में यूनि आ रहा है, मतलब दे हैव ओनली वन, दैट इज मेल और फीमेल ऑर्गन। ठीक है, केवल नर अंग या मादा अंग उपस्थित। उदाहरण तो खैर आप देखते हैं मेल्स और फीमेल्स के ह्यूमन में दिखाई देते हैं। मेल के लिए एक सिंबल दिया जाता है ये, और फीमेल के लिए जो सिंबल आता है वो आता है ये। अब अगर कोई ऐसा है जिसके पास दोनों ही उपस्थित हैं तो देखो दोनों के सिंबल को मर्ज कर देते हैं और बन जाता है ये, जिसे हम नाम देते हैं हर्माफ्रोडाइट भी। मतलब अगर आप बाइसेक्सुअल बोलोगे तो भी चलेगा, अगर आप हर्माफ्रोडाइट बोलोगे तो भी यहाँ पर चलेगा। ठीक है, लिखेंगे इसे। थायराइड ग्लैंड से पूरी बॉडी पे स्वेलिंग आ जाती है, हो जाती है, बट मेनली गले पे अफेक्ट ये यहाँ पर करता है। ऑफस्प्रिंग मतलब जो बच्चे की बात कर रहे हैं, जिस बच्चे को जन्म देने की बात कर रहे हैं, वो नया बच्चा जो पैदा होगा। ठीक है, नहीं, अर्थवॉर्म में मेल फीमेल पता नहीं चलता, अर्थवॉर्म हर्माफ्रोडाइट के अंदर ही आता है, उसकी एक ही बॉडी होती है, उसमें आगे फीमेल के अंग होते हैं, पीछे मेल वाले अंग होते हैं, अंडे भी वो स्टोर करता है अपने, और मेल के अकॉर्डिंग जो उसके ऑर्गन्स बनते हैं वो पीछे की तरफ आपको दिखाई देते हैं। तो उसकी बॉडी में अलग अलग कभी डिफ्रेंशिएट नहीं करोगे कि मेल अलग है फीमेल अलग है, केचुए में दोनों ही एक समान एक साथ दिखाई देते हैं। ठीक है, चलो, जो लेट से क्लास में आए हैं चैप्टर अभी शुरू किया है, इस चैप्टर में हमने एक और एक दो स्लाइड अभी कवर करी है। ये चैप्टर की पहली स्लाइड थी, ये आपकी दूसरी स्लाइड है, और इसके आगे शुरू करेंगे कल। और इस पूरे पार्ट का रिवीजन एक बार अच्छे से कर लेना, एंडोक्राइन सिस्टम होता है आपका डन यहाँ पे। ठीक है, जो लेट से क्लास में आए मेरे भाई एक बार पीडीएफ लेकर के जल्दी से रिवाइज कर लेना, और कुछ समस्या रहती है तो आप कल वाले क्लास में आराम से पूछ सकते हो। ठीक है, चलिए, तो आज के सेशन को यहीं तक रखते हैं। आशा करूंगी आप सभी को ये चीज़ें यहाँ पर क्लियर हुई होंगी। एंड टिल देन हैव अ वेरी गुड डे। मिलते हैं आप लोगों से कल सेम टाइम सुबह 9 बजे। और देखो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस जो एलपी आरबीएफ के लिए करना चाह रहे हैं वो आप सबकी सुबह 11 बजे यूट्यूब पर जो क्लास रहती है, अगर आप चाहते हैं तो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस वहाँ से भी कर सकते हो, जो सुबह 11 बजे रैंकर्स गुरुकुल यूट्यूब चैनल पर आपकी क्लासेस रहती ही हैं। ठीक है, चलिए, तो मिलते हैं आपसे कल। हैव अ वेरी गुड डे, थैंक यू सो मच।